चन्नी आज खोलेंगे पिटारा, क्योंकि आज पंजाब कैबिनेट की बैठक होने वाली है जिसमें कई बड़े फैसले लेने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बैठक में चन्नी सरकार बिजली की दरों में बड़ी कटौती कर लोगों को दिवाली का बड़ा तोहफा दे सकती है और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आज शाम 4 बजे कर सकते हैं। चन्नी ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया है कि 1 नवंबर शाम 4 बजे ऐतिहासिक फैसला लेंगे। इसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं चल पड़ी हैं कि बिजली को लेकर लोगों को राहत देने के लिए सरकार कोई बड़ा फैसला कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री चन्नी सरकार ने दोपहर 2:30 बजे मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग के बाद करीब 4 बजे मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पत्रकारों से बातचीत कर बिजली की दरों में कटौती की घोषणा कर सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि यह फैसला पिछले 2 मंत्रिमंडल की बैठक से चलता आ रहा था, लेकिन अब इस पर अंतिम मुहर लगाने की तैयारी कर ली गई है, क्योंकि ये ऐसा एजेंडा है जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाता है। और इसके अलावा कृषि कानूनों को रद्द करने संबंधी 8 नवंबर को बुलाए गए विशेष विधानसभा सत्र में पेश होने वाले प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल हरी झंडी देगा। 60 साल से ऊपर वाले किसानों को पेंशन देने का प्रस्ताव लाना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से बीएसएफ का दायरा बढ़ाए जाने के बाद से प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट मीटिंग में सरकार नोटिफिकेशन रद्द करने संबंधी कानून पर भी मुहर लगा सकती है। मुख्यमंत्री चन्नी और उप मुख्यमंत्री रंधावा ने तो इसे संघीय ढांचे पर सीधा हमला भी करार दिया है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने तो बाकायदा पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस फैसले को तुरंत वापस लेने की अपील भी की है। और ये अलग बात है कि केंद्र अभी भी अपने फैसले पर कायम है, इसलिए राज्य सरकार अब मंत्रिमंडल के जरिए कानून लगाकर केंद्र के इस नियम को रोकने की कोशिश में है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर लेते हैं। चन्नी आज पिटारा खोलने जा रहे हैं और देखना होगा कि आज किस तरीके से वो दिवाली का तोहफा पंजाब की जनता को देंगे। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। कृष्ण जून जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद है। इसी के साथ राहुल आनंद जी हमारे माफ कीजिएगा राहुल लाल जी हमारे साथ बतौर पॉलिटिकल एक्सपर्ट मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं कृष्ण जी आपके पास आना चाहूंगी। पंजाब सरकार आज बड़ा फैसला लेने जा रही है, ऐतिहासिक फैसला, जिसको लेकर खुद सीएम ने कल शाम को ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि 1 नवंबर को शाम 4 बजे ऐतिहासिक फैसला लिया जा सकता है। ये क्या ऐसा ऐतिहासिक फैसला है जिसने पूरे सियासी गलियारों में हलचल और बौखलाहट विपक्षी दलों में पैदा कर दी है? नमस्कार जी। जी देखिए, वो तो अभी थोड़ा कैबिनेट का एक गोपनीयता का होता है, उसको पहले अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, वो मुख्यमंत्री जी ही घोषणा करेंगे। लेकिन मैं ये इतना आश्वासन जरूर देना चाहूंगा कि वो जनता के हितों के लिए और पंजाब के हितों के लिए डिसीजन होंगे सारे। ठीक है, राहुल लाल जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। जनता के हितों के लिए ये फैसला होगा, ये बात तो जायज है कि अभी क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तो जनता के हितों में फैसले तो होने ही हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक फैसला क्या वाकई जिस तरीके से बिजली संकट को लेकर लगातार पंजाब जूझ रहा है, पंजाब की जनता जूझ रही है, क्या वाकई बिजली के जो तमाम सबसे महंगी बिजली पंजाब में जो बिक रही है, क्या उसमें कटौती या फिर उसकी जो कीमतें हैं उसमें कमी का ये फैसला हो सकता है? देखिए, बिजली से संबंधित मामला इसमें ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिजली को लेकर आपको ध्यान में होगा हम लोगों की कि जब चेन्नई की बैठक हुई तो उस समय भी उन्होंने सबसे पहले बिजली को लेकर ही घोषणाएं की थी। बिल्कुल। तो एक तरह से जो पुराने कैप्टन अमरिंदर के ऊपर जो तमाम आरोप लग रहे थे या तमाम जिस तरह से कई मामले उठ रहे थे, उन सब मामलों का इसमें काफी मजबूती से जवाब दिया जाएगा। तो इसलिए इसमें बिजली से संबंधित मामले अवश्य होंगे। कि बिजली बिलों में कुछ और ज्यादा जो है कटौती की जाए, उसको और कम किया जाए, क्योंकि बिजली माफी से संबंधित घोषणाएं पहले ही की जा चुकी है। तो इसलिए बिजली सेक्टर में अब बिजली के बिलों में कटौती की घोषणा काफी अवश्यंभावी है।
देखिए दूसरे जो अन्य राज्य हैं, चाहे हम लोग उत्तर प्रदेश ले लें या उत्तराखंड ले लें, वहां पर भी कैबिनेट के द्वारा अन्य कई बड़ी आकर्षक घोषणाएं जनता के लिए की जा चुकी है। तो इसलिए इसमें बिजली के अतिरिक्त भी अन्य कई बड़ी घोषणाएं भी मुस्कान जी शामिल हो सकती हैं। ठीक है, बिजली के अतिरिक्त भी कई घोषणाएं हो सकती है, लेकिन कृष्णजोन जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बिजली से अतिरिक्त घोषणाएं तो होंगी ही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ही पंजाब में बिजली का है। तो जनता को बिजली की कीमतों में कमी की सौगात तो दे सकती है आज चन्नी सरकार, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये तमाम चीजें चुनावों के मद्देनजर ही क्यों होती है, चुनावों के आसपास ही क्यों? ये आप चीजें पहले भी कर सकते थे। नहीं, देखिए चुनाव के मद्देनजर नहीं है। तन्नी जी बने तो अभी हैं, तो बनने के बाद ही तो वो कर रहे हैं ना। तो तन्नी जी सीएम थे ही नहीं उससे पहले। और रही बात कैप्टन साहब की, तो वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए तो हटाया गया उनको। तो ऐसा नहीं है कि चुनावी मुद्दों को देखते हुए हमने चुनाव को। ये तो आप भी जानते हैं कि कांग्रेस ने जब भी पंजाब में कैप्टन पर भरोसा किया, उन्होंने हमेशा ही कांग्रेस को जीत दिलाई है। लेकिन अब आप उन्हें कह रहे हैं कि उन्होंने सही से काम नहीं किया। अगर सही से काम नहीं किया तो 4.5 साल क्यों आपने उनको सत्ता में रखा? देखिए, एक दिन में नहीं होता। जब शिकायतें आने लगी, मंत्रियों की आने लगी, विधायकों की आने लगी कि जी हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारे काम नहीं हो रहे हैं, और हाईकमान ने 2-3 बार उनको चेतावनी भी दी कि आप अच्छे से काम करिए और जो हमारा मैनिफेस्टो है उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा मैनिफेस्टो पे वादे को पूरा करती है, ऐसे नहीं करती। घोषणा पत्र जो हम चुनाव के दौरान करते, बीजेपी की तरह नहीं है कि चुनाव से घोषणा पत्र से पहले कुछ बाद में कुछ, हम ऐसे नहीं करते। तो लेकिन कृष्णजोन जी, शायद आप ये बात भूल रहे हैं। अभी आपने ये बात कही कि लगातार उनकी शिकायतें आ रही थी, लेकिन एक दिन में ये तमाम चीजें नहीं होती। अगर एक दिन में नहीं होती तो खुद पंजाब के उस तत्कालीन सीएम जो कैप्टन थे, उन्होंने खुद सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा था। तो उसके बाद आपने क्यों एक्शन नहीं लिया? आप इस्तीफे को ही मंजूर कर लेते, उस पर अपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपने उनको भी 3.5 से 4 महीने का समय लगाया। देखिए, वो डिसीजन हाईकमान का डिसीजन था। हाईकमान भी नहीं चाह रहा था कि मौका देना चाहिए। जैसे अभी कैप्टन साहब कह रहे हैं मुझे मौका नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो हाईकमान ने उनको बार बार मौका दिया कि अब जो शिकायत आ रही है शिकायतों को दूर कीजिए। अंतिम विकल्प क्या होता है? यही तो होता है ना कि जब आप शिकायतों पे जनता के उन वादों को पूरा नहीं करोगे तो आपको बदलना पड़ेगा, नहीं तो जनता बदल देगी। तो जनता बदले, इससे अच्छा कि जनता के जवाबदेही तय हो और जनता के हमने जो वादे किए उन वादों को पूरा करें। अगर कैप्टन साहब नहीं करेंगे तो हमने चेंज कर दिया और चन्नी साहब कर रहे हैं हम उन वादों को पूरा। ठीक है कृष्णजोन जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत स्वागत है खेमचंद शर्मा जी आपका एएनपी न्यूज पर। नमस्कार, थैंक यू। अब जिस तरीके से आप देख सकते हैं, आपने बातें सुनी होंगी, कृष्णजोन जी की कांग्रेस से प्रवक्ता हैं, आज वो कैप्टन को इस तरीके से उन पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि वो सही काम नहीं कर रहे थे इसलिए उनको हटाया गया। लेकिन उस समय ये बात कही गई थी कि ये जो तमाम चीजें हैं ये अपने आप नहीं की गई है, ये सोच समझकर नहीं की गई है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी आ गई थी, अंदर कलह इतनी थी कि उनका इस्तीफा मंजूर करना पड़ा। आज उन पर सीधे तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस जो है दो मुही है, वो किसी के भी सगी नहीं है। जो व्यक्ति 9.5 साल तक सीएम रहा और जिन्होंने जितवाने का काम किया और उनको आज ये गलत बताते हैं, उनको आज ये भ्रष्ट बताते हैं, उनकी सरकार को ये निकम्मी बताते हैं। और सिद्धू जी, उनके जो एडवाइजर हैं, पाकिस्तान प्रेमी हैं, पाकिस्तान के फेवर में बयान देते हैं और जम्मू कश्मीर को भी भारत का अंग नहीं मानते, उनको ये अच्छा बताते हैं। सैनी जी, जो ये लगातार, मैं आपको बता दूं कि ये जो लोग हैं सिर्फ और सिर्फ अपने गांधी परिवार को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, गांधी परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कृष्णजोन जी आपके पास भी आऊंगी। राहुल लाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल लाल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आपने दोनों ही पार्टियों की बातें सुनी है, दोनों ही प्रवक्ताओं की। फिलहाल जिस तरीके से, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगी, कैप्टन को आज बुरा बताया जा रहा है। अपने समय में उन्होंने जो काम किए उस समय में कांग्रेस उनके कार्य से खुश थी और उनको सत्ता में रहने के लिए भी कहा गया, और आज जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो उनको बुरा बताया जा रहा है। देखिए मुस्कान जी, जो पूरा घटनाक्रम पंजाब का घटा है वो कहीं न कहीं एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम रहा है कि यहाँ पे पार्टी आला कमान को एक तरह से निर्णय लेने में विलंब हुआ है। जो आप सवाल बार बार पूछ रहे थे, वो स्थितियां यहाँ पे नजर आती रही हैं कि एक तरह से अगर उनका कार्यकाल गड़बड़ था तो उन्हें पहले ही हटा दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, देखिए एक चीज, एक गलत पैटर्न से हम लोग, मुझे तो लगता है कि पंजाब के फैसले में
कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित भी रही है। और ये पैटर्न है कि आपको परसेंट बहुमत मिलता है, फिर आप चुनाव के समय में आखिरी समय में आप मुख्यमंत्री बदलते हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी उत्तराखंड में भी देखा कि वहां पे हाल ही के समय में 2 मुख्यमंत्री परिवर्तित हो गए। बिल्कुल। तो आपको जनता परसेंट बहुमत दे रही है, तो जो एक आपको लग रहा है कि आप कम से कम उस फेस को तो मुख्यमंत्री बनाइए जो पूरे कार्यकाल सही अच्छा काम करे। अगर चेन्नई जी इतने अच्छे थे तो आप इन्हीं को शुरुआत में लाते, या फिर उत्तराखंड में भी इसी प्रकार करते कि जो धामी जी को अभी लेके आए हैं वो उसको आप कार्यकाल की शुरुआत में लेके आते। तो ये जो राजनीति में ये जो चीजें चल रही है कि एंटी इनकम्बेंसी की स्थितियां आ जाए और लास्ट में बदलते हैं, वो अच्छी स्थितियां नहीं है। तो यही कारण है कि प्रवक्तागण इस चीज का जवाब भी नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी चुनाव का समय है। मुस्कान जी, चुनाव के समय में बड़े बड़े ऐतिहासिक चुनावी जो है कि वो लोगों को घोषणाएं की जाएंगी, और उसमें कहीं पंजाब में जिस तरह का मामला बिजली को लेकर, जो सियासी मामला जिस तरह से गर्म रहा है वहां पे, तो वो मामला आज बिजली को लेकर रहेगा। दूसरा चीज, बीएसएफ के जिस तरह से क्षेत्राधिकार में वृद्धि की गई है, उनके दायरे में उसको बढ़ाया गया है, तो वहां पर भी एक तरफ हम देख रहे हैं कि केंद्र और राज्य में पंजी तनाव हम लोगों को दिख रहा है। वो उसके समय में भी आपको इस मंत्रिमंडल के बैठक में कुछ निर्णय उससे संबंधित भी दिखेंगे आपको, कि हो सकता है कि केंद्र सरकार के उस फैसले को मंत्रिमंडल अपने मौखिक तौर पर हो सकता है असहमति व्यक्त करे, क्योंकि सामान्य रूप से तो सरकार के लोग असहमति व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि मंत्रिमंडल को लिखित प्रस्ताव पारित करके भी उसमें असहमति व्यक्त किया जा सकता है मुस्कान। लेकिन क्या चुनाव के चंद दिन पहले जब आप इस प्रकार की घोषणाएं करते हैं तो जनता उसको किस रूप में लेती है? लेकिन ये राजनीति में सामान्य परिचालन में आ चुका है, सभी पार्टियां इस प्रकार का काम करती है, इसलिए कांग्रेस को लग रहा है कि हमारे ऊपर कोई विशेष आरोप नहीं लगेंगे, लेकिन ऐसी चीजों से कांग्रेस को बचना चाहिए था। बिल्कुल, ऐसी चीजों से कांग्रेस को बचना चाहिए था। कृष्ण जून जी ऐसी बातें कह रहे हैं राहुल लाल जी, और ये बातें जो है वो वाकई में जायज भी हैं, क्योंकि जिसने आपको 2 बार जीत दिलाई पंजाब में, उसे तो आपको चेहरा बनाकर रखना चाहिए था ना। आडवाणी जी पे भी लागू होती थी, जिन्होंने बीजेपी के 2 सांसदों से और बीजेपी को 6 साल तक सरकार में भी रखा था। तो ये तो समय की बात होती है। इन्होंने दूसरी बात ये भी की कि समय के साथ साथ प्राथमिकता बदलती रहती है। आडवाणी जी को भी जिस तरह किया गया, और रही बात अभी हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे पाकिस्तान वाली बात, तो हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं वहाँ पे बिरयानी खाने के लिए, तब तो कुछ नहीं होता, और अगर कोई और कुछ बोलता है तो वो फिर देशद्रोही हो जाता है। बीजेपी वाले 6 महीने में 2 सीएम बदल लेते हैं, वो तो मास्टर स्ट्रोक होता है। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला था। हमारे हाईकमान को ये लगा कि भाई वो काम ठीक से नहीं करे तो उनको हटा दिया, उसमें क्या वो है। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी 3 काले कानूनों को नहीं वापस कर रही। खुद बीजेपी के जो वहाँ पे बड़े लीडर थे वो खुद किसानों के समर्थन में बयान दे चुके हैं। खुद इनके वरुण गांधी बीजेपी के सांसद हैं, वो किसानों के समर्थन में है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी ने कहा, बीजेपी के नेता थे अभी मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने कहा बीजेपी सिर्फ मुद्दों से भटकाने की बात करती है। 1 साल से 700 के करीब हमारे किसान भाइयों की डेथ हो चुकी है आंदोलन के दौरान, उन पे तो कोई एक्शन हो नहीं रहा। गृह राज्य मंत्री जी के बेटे किसानों को कुचल देते हैं, FIR है उनके खिलाफ, अंदर हैं वो, उनसे तो मांगा नहीं जाता। ठीक है, मुद्दे से हटकर बात नहीं करेंगे। अभी पंजाब में जिस तरीके से आज ऐलान होने वाला है उसी को लेकर बात करेंगे। खेमचंद शर्मा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। ऐतिहासिक ऐलान आज करने वाले हैं चन्नी, क्या लगता है आपको, क्या उनकी इस ऐतिहासिक ऐलान से, क्योंकि जाहिर सी बात है बिजली का मुद्दा इसमें होना वाजिब बात है, सबसे अहम बिजली का मुद्दा इसमें होगा, क्या लगता है क्या इस ऐलान से आगामी विधानसभा चुनाव जो है उसमें कांग्रेस को बढ़त मिल पाएगी? लॉलीपॉप होगा। और अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे आदरणीय आडवाणी जी के बारे में, उनको शायद पता नहीं, आडवाणी जी और अटल जी ने पार्टी को आगे बढ़ाया, और आडवाणी जी और अटल जी और पार्टी के नेतृत्व रहे। आडवाणी जी को आप लोगों ने क्या किया? उनकी सीट भी छीन ली, उन्हें बंगला भी छीन लिया और उनको पार्टी से भी कर दिया। मार्गदर्शक मंडल की तो भी मीटिंग की आप लोगों ने। आडवाणी जी के साथ इतना बुरा किया, इतना किसी ने दुश्मन को भी कोई पूरी तरीके से आडवाणी जी के साथ क्या किया? बीजेपी को पाला पोसा पंजाब में सरकार नहीं चल रही थी,
और वहाँ पे भ्रष्टाचार था और बहुत सारी परेशानियां थी। तो पार्टी का नेतृत्व करता कौन है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी। इसका मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी आप अपनी पार्टी के बारे में देखें ना, आडवाणी जी के साथ जो उन्होंने किया या नहीं किया ये बीजेपी के अंदर की बात है। आप अपने मामले में तो आप अंदरूनी बात कह देते हैं। उठा रहे 3 उंगलियां इनकी तरफ भी हो रही है। कृष्ण जून जी, अपने मामले में तो आप अंदरूनी बात कह देते हैं। आपने उधर कहा आडवाणी जी के साथ क्या किया, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपने कैप्टन के साथ क्या किया। हमने क्या किया? विधायकों का ये टाइम मेरा था। विधायकों का समर्थन मैं लौटूंगी कृष्ण जी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। खेमचंद शर्मा जी की बात पूरी सुन ली जाए। देखिए, कांग्रेस दो मुही है और ये एक तरफ कहते हैं कि 9.5 साल तक सही काम नहीं किया इसलिए कैप्टन साहब को हटा दिया। चलो मान लिया, तो फिर आपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे क्यों नहीं कार्रवाई करी जो लगातार आपको 12 घंटे हो रही है? तो यदि आपको पकड़ा है तो बहुत दिन तक तो बिना अध्यक्ष चल रही है कार्रवाई, अध्यक्ष उनके अंतर्गत पार्टी चल रही है और इसी परिवार के अंतर्गत पार्टी चल रही है। परवेश वर्मा, पंकज सिंह, मेनका गांधी, वरुण गांधी, ये क्या परिवारवाद नहीं है? अनुराग ठाकुर, यह परिवारवाद नहीं है? अनुराग ठाकुर, यह परिवारवाद नहीं है? अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा उनके दरबार में हाजिरी नहीं लगाता, उनके दरबार में जाके झुकता नहीं है और उनकी हाँ में आने मिलाता उनको वो उड़ा देते हैं। जिस तरीके से कैप्टन साहब ने राष्ट्रवादी सोच के साथ अपने स्टैंड को रखा और जलियांवाला बाग में उन्होंने बेबाकी से अपनी बात को जो सच है उसको रखा, उससे जो गांधी परिवार ठीक है खेमचंद शर्मा जी, राजनीतिक रोटियां सेकने में तो देखिए बीजेपी भी कम नहीं है। आज आपको कैप्टन के तमाम काम जो है, आज वो आपको राष्ट्रवादी लग रहे हैं, आज आपको तमाम उनके काम अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब वो सत्ता में थे तब आप ही थे जो उन पर निशाना लगातार साधते थे। मैं लौटूंगी आपके पास इन्हीं सवालों के साथ, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज पिटाला खोलेंगे और इसी पर हम चर्चा करें। हमारे साथ तीनों गेस्ट मौजूद हैं। मैं आपके पास राहुल लाल जी आना चाहूंगी। आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बातें सुनी है। अब देखिए, चाहे फिर वो खेमचंद शर्मा जी हो, चाहे फिर वो कृष्ण जून जी हो, लाल कृष्ण आडवाणी और कैप्टन, दोनों का ही हाल क्या किया गया है दोनों ही पार्टियों में, वो आपको भी पता है। और जो ये आरोप लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, मैंने तो इसलिए कहा ना कि ये जो परंपरा है कि आप लास्ट आवर में मुख्यमंत्री बदलते हैं, ये कांग्रेस ने एक तरह से, हमें तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर शिक्षा ग्रहण किया है इस मामले में। इसलिए मैं ये इस पैटर्न को पसंद नहीं करता। अगर आपको लग रहा है कि अगर आप परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करते हैं तो परफॉर्मेंस का मूल्यांकन चौथे वर्ष में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, परफॉर्मेंस का मूल्यांकन आप 6 महीने में कीजिए, 1 साल में कीजिए, 1.5 साल में कीजिए आप, लेकिन बिल्कुल एक आखिरी समय में जाके आप परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करते हैं तो ये जनता समझती है कि ये परफॉर्मेंस किस रूप में किया जा रहा है। इसलिए ये सवाल कांग्रेस पर भी खड़े होंगे और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी पे भी खड़े होंगे। लेकिन देखिए, 2-3 चीजें, परिवारवाद के मामले उठ रहे हैं, तमाम चीजें उठ रही हैं। देखिए, ये मामले कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। देखिए, अभी उधर से जो कि कांग्रेस प्रवक्ता बीजेपी के संबंधित भी कई सारे आरोप लेके बैठ गए हैं यहाँ पे। तो यह एक समस्या है यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय राजनीति की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसके ऊपर मैं ध्यानाकर्षण कराऊंगा, जहां से विवाद बढ़ा है, देखिए पंजाब के मामले में एक तरह से कांग्रेस नेतृत्व फंसा हुआ था इस मामले में। उन्होंने जैसे कि एक तरह से सिद्धू को बनाया, सिद्धू को बनने से भी ये मामला जो है सुलझा नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस के द्वारा जरूर चला गया कि उन्होंने दलित को प्रथम बार कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाया। तो ये स्थितियां कहीं न कहीं गलत निर्णयों के बीच में एक सही निर्णय लेके कांग्रेस ने कम से कम एक पॉलिटिकल फैसला यहाँ पे लेने का प्रयास किया। और इस स्थिति से जरूर जो है कि विपक्षी पार्टियां चिंतित जरूर है, क्योंकि एक तरह से हर पार्टियों के घोषणा पत्र में अगर हम लोग देखें, चाहे यहाँ पे जो है कि भारतीय जनता पार्टी के आप देखिए उनके तरफ से जो घोषणा हो रही थी, अकाली दल की तरफ से घोषणा हो रही थी, आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषणा हो रही थी, हर कोई दावा कर रहा था कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे तो वो हम दलित बनाएंगे, या तमाम तरह से अलग अलग दलित दावे किए जा रहे थे। अकाली दल ने तो दलित वोटों के लिए जो है बजाते जो है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन भी कर लिया था। तो एक तरह से इस राजनीति में मजबूत चुनौती पेश करने के लिए कांग्रेस ने सीधे सीधे एक दलित मुख्यमंत्री को ही बना दिया। लेकिन हाँ, वो सवाल फिर भी रहेगा कि बहुत अच्छा होता कि अगर आप ये दलित मुख्यमंत्री चन्नी को अगर आप मुख्यमंत्री बनाते तो ये अगर 2-2.5 साल पहले आप बना देते
तो ये सवाल खड़े नहीं होते कि आखिर बिल्कुल। आखिरी वक्त में आप ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हैं। ये सवाल अभी भी बना हुआ है। और अगर कुछ समय पहले बना ही देते चन्नी को तो शायद आज चन्नी इतना ही काम कर, क्योंकि अभी देखिए वो लगातार सक्रिय हैं और काम कर रहे हैं। 2.5 साल पहले अगर कांग्रेस की सरकार पंजाब में इतनी सक्रिय होती तो फिर कोई चांस ही नहीं था कि कोई और पार्टी आ जाए, आपके हाथ आपका राज्य रह जाता। कृष्ण जून जी जी, मेरे बीजेपी के साथी जो आजकल कैप्टन प्रेम इनका उमड़ रहा है, बीजेपी का, भाजपा का कैप्टन साहब के प्रति जो प्रेम उमड़ रहा है, तो मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर कैप्टन जी इतने ही आप अभी भी बीजेपी पर ही तंज कस रहे हैं, बीजेपी से तमाम बातें कर रहे हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में राहुल लाल जी मौजूद, सुनिए तो राहुल लाल जी मौजूद हैं, उन्होंने बहुत ही अहम बातें कही है आपके लिए, बहुत अहम बातें कही है। उन अहम बातों पर आपका ध्यान क्यों नहीं जाता? सुनिए तो मेरा पंजाब से ही संबंधित सवाल है, पंजाब से रिलेटेड है। मैं ये कह रहा हूँ कैप्टन साहब ने जो 3 काले कानून आए थे, पहले क्यों नहीं उगला? जो 3 काले कानून आए थे, सबसे पहले कैप्टन साहब की लीडरशिप में विधानसभा में उनको निरस्त किया गया और राज्यपाल के पास फाइल भेजी गई और राज्यपाल भाजपा का नियुक्त किया हुआ है और वो भाजपा ने आज तक वो फाइल राष्ट्रपति को नहीं भेजी है। तो कैप्टन साहब के अगर इतनी ठीक डिसीजन था, इतना ही वो था, तो उस कैप्टन साहब के उस डिसीजन को मान क्यों नहीं लेती भाजपा? 3 काले कानूनों को मान क्यों नहीं लेती? कैप्टन साहब तो 3 काले कानूनों के खिलाफ है। आप लोगों ने एक राष्ट्रवादी व्यक्ति को गांधी पर राष्ट्रवादी की बात आप मान लो ना। अरे आप मानिए, आप बता ही दीजिए राष्ट्रवादी। आज आप देखिए खेमचंद शर्मा जी, अब कृष्ण जून जी मैं लौटूंगी आपके पास। अब आप कृष्ण जून जी, आप भी ये समझ लीजिए अब आखिर बीजेपी क्यों कैप्टन के खिलाफ बोलने लगी, क्योंकि कैप्टन ने तो कह दिया अगर कृषि कानूनों का मुद्दा सुलझा तो हम बीजेपी से गठबंधन करेंगे पंजाब में, और कैप्टन खुद अपने आप में इतना बड़ा चेहरा है कि अगर बीजेपी से गठबंधन करते हैं तो कोई नहीं रोक सकता उनको सत्ता में आने से। तो फिर खेमचंद शर्मा जी क्यों उनके खिलाफ बोलने लगे? रोजाना मृत्यु हो रही है, उनसे भी पीछे छूटेगा, बेचारे 1 साल से बॉर्डरों पे बैठे हैं। आप कैप्टन की बात मान के सुलझाओ, इन काले कानूनों को वापस तो लो किसी के। अरे वो भारत के नागरिक है सारे, भाजपा के भी, कांग्रेस के भी, अकाली के, कैप्टन सब भारत के नागरिक है, और जो किसान मर रहे हैं वो भी भारत के नागरिक है। कम से कम भारत के नागरिकों की तो सुनो। आप SC ST की बात करते हो, जो किसानों के लिए मारा जाता है, SC ST का हमने मुख्यमंत्री में आपकी 17 स्टेट में मुख्य सरकार है, बनाओ ना दलित मुख्यमंत्री। आप बनाइए दलित मुख्यमंत्री, कितने लोग का है आपके पास? 17, हमारे पास 3-4 स्टेट में सरकार थी, हमने बना दिया दलित मुख्यमंत्री। आप बनाइए ना 17 स्टेटों में। आप सिर्फ दलित के वोट लेना जानते हो, आप सिर्फ दलित के वोट लेना जानते हो, शेड्यूल कास्ट व्यक्ति को मारा आप जाता है, सिर्फ दलित के वोट लेना जानते हो। हम दलित को अधिकार देना जानते हैं, हम दलित को अधिकार देना चाहते हैं, आप दलित का शोषण करना चाहते हो। मैं लौटूंगी कृष्ण जून जी आपके पास। तो सवाल के घेरे में हम शर्मा जी आपकी सुरक्षा एजेंसियां भी है। आप देखिए, आपके हरियाणा में आपकी परसेंट बहुमत की सरकार है, केंद्र में आपकी परसेंट बहुमत की सरकार है। आप बनाइए ना 17 स्टेट में मुख्यमंत्री बनाइए। कृष्ण जून जी, खेमचंद शर्मा जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं दोनों आपसे इस तू में से बाहर निकलते हैं। राहुल लाल जी आपसे बहुत बड़ा सवाल पूछने जा रहे हैं खेमचंद शर्मा जी, उनका सवाल जरा सुनिएगा गौर से। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पे कई मुद्दे गंभीर मुद्दे जो है कि खेमचंद शर्मा जी ने उठाए हैं कि एक तरह से अगर एक दलित व्यक्ति को लेकर प्रेम है तो ये जो घटना घटी दिल्ली के बॉर्डर पे, एक तरह से वो तालिबानी क्रूरता से भी काफी भयानक क्रूरतापूर्ण घटनाक्रम हम लोगों ने देखा दिल्ली बॉर्डर पे जो घटना घटी। उसमें 2 सवाल उठते हैं। एक सवाल तो कृषि संगठनों की तरफ से उठते हैं कि उनके तरफ से कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। घटनाक्रम अगर कोई बंदूक से गोली लगा देता किसी को तो वो कुछ सेकंड में उसकी जिम्मेवारी कोई भी नहीं लेता, लेकिन वहां पे लगातार पिछले 11 महीने से आंदोलन चल रहा है और खेमचंद शर्मा जी की जो पार्टी है वो कभी उसको खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, तमाम तरह के आरोप लगाते हैं और वो वहां पे पुलिस बैरिकेडिंग पे लटका के एक तरह से हत्या की गई खेमचंद शर्मा जी। तो सवाल तो देखिए, एक सवाल तो आप किसान संगठनों से पूछा जा सकता है, वो सवाल आपका जायज मानता हूं मैं, लेकिन दूसरा सवाल आपके सुरक्षा एजेंसी और आपके सरकार से भी पूछा जाएगा कि उतने घंटे तक क्या आप लोगों को पता नहीं चल पाया वहां पे अगर दिल्ली बॉर्डर पे अगर ये घटना चल रही है और वहां पे 3-4 घंटे तक कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ, तो सवाल उसमें आपके सुरक्षा एजेंसियों में पूछा जाएगा। जहां तक मामला है एग्रीकल्चर को लेके, तो एग्रीकल्चर को लेके जब 11 दौर की बातचीत चल रही थी तो उसमें कम से कम 50 कर्मियों को खुद माननीय एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है तोमर साहब, उन्होंने भी माना था और उसमें 14-15 संशोधनों पे तैयार भी हुई थी सरकार आपकी। तभी एक तरह से किसान संगठनों ने इसको काला कानून कहना शुरू किया। तो ये सब तो पूरा घटनाक्रम हम लोगों के पृष्ठभूमि में मौजूद है अभी
आपको उस संदर्भ में उन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। खेमचंद शर्मा जी, समय की कमी है इसलिए बहुत थोड़े से समय में इन तमाम जो सवाल उठाए हैं राहुल जी ने, उनसे आपका जवाब। तीसरा एक बड़ा सवाल उठता है, कांग्रेस जो कृषि कानूनों के खिलाफ मुखर होकर बात कर रही है और शेड्यूल कास्ट को इज्जत देने की बात कर रही है, वो शेड्यूल कास्ट की हत्या पे, बर्बर हत्या पे चुप क्यों है? क्यों उनको कंपनसेशन नहीं दिया? क्यों उनके घर वालों को नौकरी नहीं दी? क्यों उनके साथ खड़ी नहीं हुई? इससे दिखता है कि वो जो बर्बर हत्या हुई थी, हत्यारों के साथ खड़ी है। वो हमेशा अपीजमेंट की राजनीति करती है, वो देश हित की राजनीति शर्मा जी, आपसे भी मैं एक ही बात कहना चाहूंगी और कृष्ण जून जी आपसे भी। एडमिनिस्ट्रेशन ने खेमचंद शर्मा जी, एक बात जरा सुनिएगा। देखिए, राहुल लाल जी ने आप दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत अहम बात कही है, लेकिन दोनों ही पार्टियों की कमी जरा देखिए। जो राहुल लाल जी ने जो बात कही उसमें खेमचंद शर्मा जी ना तो आपने उनके सवालों का जवाब दिया, और मंथन के लिए कांग्रेस को कहा गया तो ना कांग्रेस ने मंथन पर जिक्र किया। मात्र दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करते नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर बात है मंथन की, बात है आपको सवालों के जवाब देने की। अगर आप सवाल कर रहे हैं तो सवाल के जवाब तो आपसे भी लिए जाएंगे ना। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय इतनी इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन सवाल वही कि आज चन्नी पिटारा खोलेंगे, अब देखना होगा कि उनके पिटारे से आज जनता के लिए क्या कुछ निकलता है और विरोधियों के सुर जो तीखे हो रहे हैं वो किस तरीके से शांत होंगे।